छोटी एक एक क्वेश्चन वाली चीजों को कवर कर रहे हैं। आपने मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कभी वर्ड ही नहीं सुना, रादर आपने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सुना है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दोनों अलग अलग है, ये इक्वल नहीं है। एक्चुअली ये पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट डिफाइन होता है और ये पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हम तो रोज इसी से काम करते हैं ना। ये 100 ग्राम है और ये 1000 ग्राम है, और वैसे इनका रिलेशनशिप देखा जाए तो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट 10 टाइम्स ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। इट इज 10 टाइम ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ना जैसे एक ही क्वेश्चन है 3.37, जितना मुझे नंबर याद है, आपको उसमें ना केएफ की वैल्यू जो मैं एलिवेशन के लिए पढ़ा रही हूँ वही डिप्रेशन के लिए, आप नीचे लिख देना सेम फॉर केएफ। बताओ पानी के केएफ की वैल्यू कितनी होती है? पानी का 1.86। उन्होंने वहां पे पता क्या दिया हुआ है, केएफ दिया हुआ है 18.7, 1.86 दिया, 18.7 दिया, मतलब आप 18.6 समझ लो, और लिखा पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब कोई बच्चा वो देखता हो परेशान हो जाता है कि इतना केएफ कहां से आ गया, तो वो 100 ग्राम्स के लिए, पर हम 1000 ग्राम के लिए डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अलग है, आपने कुछ नहीं करना, वो आपको 18.7 दिया, उसको 10 से डिवाइड कर दो, वो 1.87 यानी 1.86 हो गया, उसको यूज करना है। क्योंकि जो हमारे फॉर्मूलाज हमने बनाए हैं, हमने मोलैलिटी के बनाए हैं, हमने पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के बनाए, नहीं तो फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। और देयर इज नो नीड, बस इतनी बात याद रखना, ये सेम नहीं है। जैसे पूरी बुकलेट में सिर्फ एक क्वेश्चन है इस चीज का, इसको नोट करो। अच्छा, एक ना मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि हेनरीज लॉ के 2 क्वेश्चन तो आप साइनॉप्सिस से सीख लो, और एक क्वेश्चन मैं खुद से कराऊंगी। वैसे वो क्वेश्चन आपकी बुकलेट का ही है, 4th टॉपिक का ही है, बट वो मेरे को बहुत पसंद है क्वेश्चन, वो मैं कॉपी में करा रही हूँ। अगर आप में से कुछ बच्चों को आता है तो अच्छी बात है, कुछ बच्चों को कह ही रहे थे कि ये तुम्हारा डाउट है ही है मैडम, हमने करना ही है, तो मैं सबको आज क्लास में वो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। 3rd पॉइंट डन हो गया? यस मैम। यस मैम। लो जी, ये क्वेश्चन KH for N2 is 1.1 into 10 to the power 5 atm. Mole fraction of N2 in air is 0.8. The moles of N2 from air dissolved in 10 mole of water at 5 atm pressure of air is. देखा ये क्वेश्चन आपने बुकलेट में? यस मैम। यस मैम। हो गया आपसे? यस मैम। यस मैम। चलो फिर तो वेरी गुड है जिनसे हो गया, ठीक है। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ ये क्वेश्चन ना ऐसा एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी से ही आईआईटी ने क्वेश्चन है, ये प्रेजेंट क्वेश्चन आईआईटी का है, और एनसीईआरटी की कैलकुलेशन बहुत टफ है, आईआईटी की कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया। ऐसा एक और भी है आपकी बुकलेट में, बट इसकी कैलकुलेशन ईजी है, इसलिए आई हैव चोजन दिस। मैंने ऑप्शन भी लिखी हुई है, जिन बच्चों को नहीं आता या जिनका ये डाउट है, और मैंने अपनी तरफ से तो खैर कराना ही था, इस क्वेश्चन में पता क्या बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आपको केएच पता है, देखने को तो आपको प्रेशर भी दिख रहा है, पर मुझे सिर्फ एक बात समझाओ, आपको जो आपने हेनरीज लॉ का फॉर्मूला लगाया है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, इसमें आपको प्रेशर किसका पुट करना है? प्रेशर जो गैस पे जिस गैस का आप ये चेक करना चाहते हो सॉल्युबिलिटी कितनी है, एक बात को ध्यान से समझना, आप उसमें गैस का प्रेशर पुट करोगे, उस गैस का जिसकी सॉल्युबिलिटी आपने चेक करनी है। एज पर क्वेश्चन मुझे सॉल्युबिलिटी N2 की चेक करनी है, तो मुझे N2 का ही पार्शियल प्रेशर चाहिए, पर जो क्वेश्चन में 5 atm प्रेशर दिया ना वो N2 का नहीं है, वो एयर का है, और ऊपर से एयर में N2 की मोल फ्रैक्शन है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आईआईटी कुछ नहीं करता, डबलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट करता है, स्टेट्स ऑफ मैटर विद हेनरीज लॉ का क्वेश्चन बना दिया। अब मुझे बताओ, अगर एयर का टोटल प्रेशर पता है, एयर में N2 का मोल फ्रैक्शन भी पता है, तो एयर का पार्शियल प्रेशर, सॉरी N2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको पहले से करना पड़ेगा, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। आपको पहले डाल्टन्स लॉ लगा के N2 का प्रेशर निकालना पड़ेगा, आप एयर के प्रेशर से N2 पे काम नहीं कर सकते। फिर N2 का प्रेशर पता है, KH N2 का क्वेश्चन में गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकाल लो। और कल मैं आपको समझा रही थी कि जनरली N2O2 टाइप्स गैसेस बहुत कम सॉल्युबल है, तो डिनोमिनेटर से हमने इसके मोल्स अपने आप हटा दिए, ठीक है। देखो वैल्यू भी देखो कितनी कम है मोल फ्रैक्शन की, डिनोमिनेटर से मैंने N2 हटा दिया, पानी के मोल्स डायरेक्टली 10 दिए ही हुए हैं, और सीधा N2 के मोल्स ही पूछे हैं। मतलब व्हाट वाज मेन थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, कि आपको ये दिखना चाहिए था कि वहां प्रेशर एयर का है और आपको N2 का चाहिए, तो आपको N2 का निकालना है। इससे हमारी वो डॉल्फिन पॉइंट भी प्रूव हो रहा है साइनॉप्सिस का, विच सेज कि अगर
मिक्सचर ऑफ गैसेस आप पानी पर पास करते हो तो विल दे डिसॉल्व इक्वली? नहीं, जिसका प्रेशर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा डिसॉल्व करेगा, मतलब एवरी गैस डिसॉल्व विद रिस्पेक्ट टू, विद कॉरेस्पॉन्डेंस टू इट्स पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन नोट करना है कर लो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, मत करो। वीची का है हाँ? लाइफस्टाइल्स, हाँ हाँ कपड़े मिलते हैं। पता नहीं, वो बहुत बड़ा है, जाके देखना पड़ेगा। क्वेश्चन हो गया बच्चे? क्वेश्चन डन है? Yes, ma'am. चलो जी, फिर अभी आज इतने पॉइंट्स थे मेरे पास। आरपीएस हमने कर ली। लो जी, असाइनमेंट शुरू करते हैं। और बताओ असाइनमेंट में फर्स्ट पेज। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर बार ना असाइनमेंट में अलग थलग सा होता है। फिलहाल फर्स्ट पेज यानी सेक्शन 1 जो है वो सारा है एनसीईआरटी के सेल्फ मेड क्वेश्चन बाय टीचर्स, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल इंटेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जांपल के क्वेश्चन, और सेक्शन 2 हेलिक्स स्पेशल है। ठीक है, तो सेक्शन 1 आपको इजी भी लगा होगा, पर इसको बहुत ध्यान से करना है, इसके सारे क्वेश्चन आपको पक्का अच्छे से आने चाहिए। सेक्शन 1 में फर्स्ट पेज पे कोई डाउट? कौन सा बच्चे? Third, mole fraction of ethylene glycol in an aqueous solution containing 10% by mass of ethylene glycol। और ethylene glycol का मोलर मास ना 62 आता है, तो 10/62 over 10/62 plus 90/18। तो यहाँ पानी के मोल्स आपने लगाने हैं 90/18, क्योंकि 90 ग्राम पानी है, 10 ग्राम ये मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट, फर्स्ट पेज पे कोई और डाउट? 22। फर्स्ट पेज पे कोई डाउट नहीं है, तो हम सेकंड पेज पे जा रहे हैं। 22 बेटा? यस मैम। 22 देखो जी। Five gram of ascorbic acid is dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by this, और KF उसका दिया हुआ है क्योंकि ऑफ कोर्स अलग होगा एसिटिक एसिड का। मोलर मास ऑफ ascorbic acid पूछा है, तो डेल्टा TF इज I into KF WB ये 1.5 है, इसको 1 ले लेते हैं, विटामिन सी है, KF की वैल्यू 3.9, WB 5 MB आपको सॉल्व करना है। वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 है। अब आप चेक कर लो कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत थी। इस पेज पे, सेकंड पेज पे कुछ और? 25, 27, 24। 24। हाँ, 24 ना इंटर कन्वर्जन है। मैंने एक बार नॉट टू बी डन में भी डाला था, पर इतना कंसेप्चुअली मैं आपको सिखा चुकी हूँ कि शायद ये इंटर कन्वर्जन आप लोगों ने कर लिया, पर जिनसे नहीं हुई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कराती हूँ। 15 ppm मींस 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है। अब वैसे भी आपको याद हो, ppm इज अ यूनिट टू एक्सप्रेस कॉन्संट्रेशन व्हेन सोल्यूट इज इन ट्रेसेस। जब सोल्यूट ट्रेसेस में होता है तब हम ppm यूज करते हैं। ठीक है, और ppm में इसको वेट ऑफ सॉल्व,
सोल्यूशन में क्योंकि वो बहुत ही डिल्यूट है यानी सोल्यूट बहुत ही कम है, तो जो सोल्यूशन का वेट है ना, वैसे भी सोचो 15 ग्राम है और वो भी 10⁻6 ग्राम में, उसी को डब्ल्यू ले लो। यानी पीपीएम मींस आपको सोल्यूट का वेट पता चल रहा है और आपको पूरे सोल्यूशन का वेट पता चल रहा है। फिर आप फॉर्मूला में इसको पुट करोगे, डब्ल्यू बी एम बी, डब्ल्यू ए मोलालिटी के फॉर्मूला में देखो, डब्ल्यू बी पता है, मोलर मास पता चल ही जाएगा क्लोरोफॉर्म का, डब्ल्यू ए आपको पता है, जिसको मैंने वेट ऑफ सोल्यूशन को ही डब्ल्यू पुट कर दिया इन 2000। ये 24th क्वेश्चन है, चेक कर लो, हो जाएगा जिनका डाउट था। W 10⁻6 है ना? यस। अब आ जाओ 25th। वैसे 25th डोंट यू रिमेम्बर, ये कॉपी में कराया मैंने आपको। दोस्त हु आर आस्किंग 25th, एक बार मैंने होमवर्क दिया था, अगले दिन आके चेक करा था, या अगले दिन आके डिस्कस नहीं करा, तो बता दो फिर मैं डिस्कस कर लेती हूँ अभी। कर लिया था। अच्छा कोई बात नहीं, जिसका डाउट है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या पुट नहीं हो रहा, वो बता दे। समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं बागिशा। 25th क्वेश्चन ना, एक्चुअली 25th क्वेश्चन में क्या है, ये ना aqueous solution of 2% non volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar at normal boiling point of solvent। मतलब अगर ये प्योर वाटर होता तो आपको पता है इसका वीपी एपी के बराबर पहुंच जाता, एपी की वैल्यू बार में 1.013 बार होती है, तो 1.013 मतलब अगर मैं फॉर्मूला में पुट करूं, और एक बार कॉपी आप चेक कर लेना, आपने पक्का वहां पे किया है क्वेश्चन, फिर भी एक बार दोबारा ये वाइज करा देती हूँ। तो 1.013 बार ये ले लिया, 1.004 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम यूनिवर्सल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आई की वैल्यू 1, डब्ल्यू भी 2 ग्राम है, हमने अपने आप ही ना इसको मास परसेंटेज मान लिया, एमबीए में सॉल्व करना है, और अगर 2 ग्राम है मतलब ये 98 हुआ, पानी का मोलर मास 18। अच्छा इसके बाद आप मुझे कह रहे हो कि जैसे 25 के बाद आपको 26 भी कोई कह रहा है या 27? 27 क्योंकि 26 भी कॉपी में करा है, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। मैं सारे अच्छे अच्छे एनसीईआरटी क्वेश्चन इसीलिए पहले करा देती हूँ कि थोड़ा सा असाइनमेंट करते हुए कॉन्फिडेंस। खैर क्वेश्चन ये है, अभी दो एलिमेंट पी एंड क्यू हैं, उन्होंने मिलकर दो अलग कंपाउंड बनाए, जैसे PQ2 एंड PQ4। जब आप 20 ग्राम बेंजीन में डालोगे तो PQ2 के 1 ग्राम से फ्रीजिंग पॉइंट इतना लोअर होता है, जबकि PQ4 के 1 ग्राम से फ्रीजिंग पॉइंट इतना लोअर होता है। KF आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने दोनों का डाटा पुट करके देखो, और मैंने दोनों के मोलर मासेस निकाल दिए, PQ2 का भी और PQ4 का भी। जब दोनों के मोलर मासेस आ गए, सपोज दिस इज x एंड सपोज दिस इज y, देन हमने अलजेब्रा लगाया कि P+2Q अगर x है और P+4Q अगर y है, तो P और Q के एटॉमिक मासेस आपने निकालने हैं। स्लाइड मिनिमाइज कर दो। अब मैंने भी ऐसे ही किया था। तो आंसर तो पक्का आना चाहिए रिया। अरे ये ज्यादा मिनिमाइज हो गई है। देखो देखो रिया, आंसर तो पक्का इससे आएगा ही आएगा। मतलब आपने लास्ट में दो इक्वेशंस बना ली थी? हाँ जी मैम, सेम बनी थी। हाँ वो तो चलो P+2Q, अब पता नहीं ना x और y की वैल्यू क्या निकाल ली है, वो ठीक आई है कि नहीं, एक बार कैलकुलेशन पार्ट दोबारा चेक कर लेना, वैल्यूज एक बार देख लो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो बेशक कि मैम ने ये यूज करी है, आपने क्या यूज करी है, वो देख लो। अच्छा मैम, पता चल गया। ओके मैम। जब बताओ ना, फिर मैं बाकी को पूछूंगी तुमने गलती करी। मैम मेरा मैथ खराब हो गया। अच्छा वो तो खैर हमारा बचपन से खराब था, नहीं कोई बात नहीं। 28 क्वेश्चन भी करा दूं? देखो 28 ना मुझे बड़ा क्यूट लगता है। 92 ग्राम सोडियम आयन है पर किलोग्राम ऑफ वाटर,
सबसे पहले मैंने कहा तुम मोलैलिटी निकाल लो, जो कि बिल्कुल ही सीधी है, 92/23, क्योंकि पानी का तो 1 ही किलोग्राम है, तो मोलैलिटी सीधी आ गई ना, मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये 4 मोलर आ गई, और एक ही ऑप्शन में 4 मोलर है, तो मैं मोलैरिटी सॉल्व ही नहीं कर रही। हालांकि अगर कोई महानुभाव मोलैरिटी सॉल्व कर रहा है तो आंसर मोलैरिटी का भी आएगा, बट माई पॉइंट वॉज वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जब एक ही ऑप्शन में 4m है। खैर उसमें करना क्या है वैसे मैं आपको बताऊं, अब टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन डालना है, 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट था, 92 ग्राम सोल्यूट था, और ऊपर डेंसिटी। मैं पता बार बार मोलैरिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करी हूँ, WB/MB इनटू डेंसिटी बाय वेट व्हेन वॉल्यूम इज नॉट गिवन एंड डेंसिटी एंड वेट इज गिवन, मल्टीप्लाइड बाय 1000। हालांकि आंसर आ जाएगा। चलिए जी, सेकंड पेज कंप्लीटली डन। थर्ड पेज पे आस्क योर डाउट्स। 31 30th भी करा देती हूँ, 31 भी। 30th मुझे बहुत क्यूट लगता है, +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बता सकते हो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है और क्यों? ट्राइफ्लोरो मैम, ट्राइफ्लोरो सबसे ज्यादा है। पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि उसमें -I बहुत ज्यादा है और एडिटिव भी हो रहा है। अब ऑब्वियसली ये एसिड्स हैं जो पानी में डिसोशिएट करते हैं, पर क्या इनका I2 लेना है हमने? I2 इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड वीक है। अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट करते तो ये मतलब RCO नेगेटिव और H पॉजिटिव बनाते। इसका ND2 जरूर है, पर I इनका जनरली 2 नहीं है। पर लेकिन जितना ज्यादा एसिडिक है वो जितना ज्यादा डिसोशिएट कर रहा है, तो ये बात तो तय ना कि CF3COH का I सबसे ज्यादा आएगा, CCl3COH का कम आएगा और CH3COH का सबसे कम आएगा। ठीक है जी, तो असाइन एप्रोप्रिएट रीजन। Fluorine being most electronegative is the highest electron withdrawing conductive effect. Trifluoroacetic acid ionizes to largest rate. Greater is the ions produced, greater is the depression in freezing point. हम अपनी तरफ से ना पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ हमारी बात ध्यान से सुन ले, जो कॉपी में कराया वो कर ले, हमारी असाइनमेंट कर ले। असाइनमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है, और पूरा पैकेज आपको मिल रहा है। एनसीईआरटी अगर कोई नहीं भी करता उसका कोई नुकसान नहीं। ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हमने उसका आंसर बच्चे को समझाना था, हमने 3 ऑप्शन नहीं आंसर कर दिया ऑल ऑफ दिस। जितना ज्यादा एसिडिक है वो ज्यादा डिसोशिएट कर रहा है, उतना आई ज्यादा है तो इंक्रीज ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। 31 क्वेश्चन देखो, मुझे बड़ा पसंद आया 31। डेल्टा TF निकाल लेते हैं, I, KF, WB, MB, WA, 1000 वगैरह सब लगा के, इससे ना I आ जाएगा। अब अगर इससे I आ जाएगा तो वैसे क्वेश्चन पता क्या कहता है, अभी I से तुम अल्फा निकालो, और अल्फा से K डिसोसिएशन कांस्टेंट +1, K इज C अल्फा स्क्वायर और 1 - अल्फा। लेकिन समझदार प्राणी क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेगा। पूछो कैसे, कैसे तुक्के से इसका आंसर बन सकता है? M2 से कम होना चाहिए। वेरी गुड, I 1 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए, ऐसा है ही एक ऑप्शन में। मैक्सिमम भी सोचते तो इसका I 1 2 हो जाता ना, अगर ये पूरा डिसोशिएट कर जाता, जो कि ये नहीं करता। पर I 2 वाली भी कोई ऑप्शन नहीं है ना, 2 से ज्यादा है, तो एक ही आंसर बचता है, दैट इज 4th। मैम वैसे C को मोलैलिटी पुट कर ले। हाँ वैसे C को आप मोलैलिटी पुट कर लो, यू आर राइट, कि अगर हमें सॉल्व करना ही है। मैं 1 - अल्फा को निगलेक्ट भी कर सकता। मुझे ना कुछ ऐसा याद है कि इस क्वेश्चन का आंसर तब बनता था, एग्जैक्ट आंसर, जब आप 1 - अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं करते। मुझे ऐसा कुछ पुराना याद है, ठीक है। और वैसे भी इन्होंने ना ऑप्शंस मतलब मुझे लगता है शायद नेग्लेक्टेड नहीं किया था, जो इसका मैंने प्रदीप में सोल्यूशन मुझे याद है। हालांकि मैंने कभी करा ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं ऐसे ही क्वेश्चन करा देती हूँ। तो मैं यहाँ से देख लो ना कि ये क्या 5% या उससे कम है। मैम वरना 2.8 आता है अगर नेगलेक्ट कर देते। हाँ देखा, मेरे को याद था, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें नेग्लेक्ट नहीं होता इस क्वेश्चन में, तभी एग्जैक्ट आंसर बनता है। जैसे कोई बच्चा कहता नहीं मेरे को पता था आंसर 4 है, पर फिर भी मैंने के निकाला, तो के तभी आएगा जब आप 1 - अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हो। तो मैं ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या ये 5% या उससे ज्यादा है अल्फा? अल्फा ऊपर, अल्फा ज्यादा है ना, बस फिर तो हो ही गया। और एनडी की वैल्यू बेटा जी 2 है। एनडी हमेशा ये कहा जाता है अगर ये कंप्लीटली डिसोशिएट करता है, तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कंप्लीटली डिसोशिएट करता है तो वो 2 आयंस बनाता ना। चलिए खैर, थर्ड पेज पे कुछ और, फोर्थ पेज, फोर्थ पेज
पे डाउट नहीं है। 5th पेज 61. 61 मुझे बड़ा क्यूट लगता है। और एक 54, वैसे आपने पूछा नहीं तो इसका मतलब 54 आपको आता Yes, होगा, ma'am. पर इसकी लैंग्वेज देखो कितनी सुंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर विल हैव सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड वेपर फेज? एजियोट्रोप जो बनेगा, नॉन आइडियल, जो एजियोट्रॉप बनाएगा, यानी जो नॉन आइडियल होगा। वेरी गुड। 61 ना, 61 में वो कहता है एक्सप्रेशन P इक्वल टू P1 इक्वल टू x1 P1 नॉट, वेयर P इज टोटल वेपर प्रेशर। हमने इस टर्मिनोलॉजी को कॉपी में पता है कैसे यूज किया? P को लिखा है PS और P1 मतलब PA और PA इज इक्वल टू PA नॉट XA। कहता दिस एक्सप्रेशन होल्ड गुड फॉर बाइनरी सोल्यूशन कंटेनिंग। सोचो ये एक्सप्रेशन तो तभी बना था जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल था। और आउट ऑफ ऑप्शन कौन सा सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है? सेकंड ऑप्शन में। मैम 58 बता दो। 58, हाँ 58 बहुत क्यूट है जी। 1 मोल NaCl 1 लीटर पानी में डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब 1 मोल मेथनॉल पानी में डाला है, मेथनॉल और पानी तो पॉजिटिव डेविएशन है, और अगर ये पॉजिटिव डेविएशन है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक चीज ना, कल एक बच्चा कोई एम्स का कोई क्वेश्चन किसी बच्चे ने मुझे भेजा था, तो उसके बैच में डिस्कस कर लिया। उसका ना बुक्स में आंसर गलत था इसलिए वो कंफ्यूज था। तो कोई अगर मैं ना मतलब क्वेश्चन का मैं तुम्हें सार बता दी तो मुझे क्वेश्चन बड़ा पसंद आया, तो इसी के साथ आज मैं सब बच्चों को बता रही हूँ। सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी में से विच सोल्यूशन इज शोइंग इज डिस्क्राइबिंग कॉलिगेटिव इफेक्ट? विच इज डिस्क्राइबिंग कॉलिगेटिव इफेक्ट? सोल्यूशन ए, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल के कॉलिगेटिव इफेक्ट आता है ना। 5th पेज पे कुछ और 54 दोबारा बता दो। 54 में उसने क्वेश्चन में पता क्या पूछा? विच इज सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड वेपर फेज। ये कंडीशन कब होती है? जब एजियोट्रॉप बनता है। यानी वो क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये पूछना चाहता है कौन एजियोट्रॉप बनाएंगे, यानी और डायरेक्ट कर दे कौन नॉन आइडियल है। तो नॉन आइडियल वाली ऑप्शंस ढूंढनी है आपने। ओके मैम। 5th पेज पे कोई और डाउट? 6th पेज पे आ जाओ। 74। हाँ, एवरीबडी इज आस्किंग फॉर 74। अब 74 इज अ क्वेश्चन जिसके लिए मैंने कहा था क्लास में, बट वर्बली कहाँ याद रहता है कि मैम ने क्या कहा था, कि अगर क्वेश्चन में पार्शियल प्रेशर ही दे दी, वैसे भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, आपको पार्शियल प्रेशर दे दी है। अब तो आप सीधा पीटी PA प्लस PB लगाओ, और ऊपर से तुम्हें मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में पूछा है, तो PA बाय PT, यानी यहाँ कोई मोल फ्रैक्शन है ही नहीं सोल्यूशन फेज में, और ना ही तुम्हें जरूरत है। दे आर सेइंग कि दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स, तो PT इज PA प्लस PB, तो PA बाय PT लगा दो। सेवंथ पेज पे आओ। 79। 79 81। सब कर देते हैं जी। मोलैलिटी ऑफ शुगर सिरप 181.8 ग्राम which contains 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। यहाँ जो मुझे लगता है बच्चा गलती करता है, ये बेटा जी टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन है, क्योंकि पूरे शुगर सिरप का दिया है, और WB इसमें है आपका 34.2। तो जब आपको WA निकालना है, मतलब WA निकालना है पहले, तभी क्वेश्चन होएगा। तो अब मोलैलिटी के फॉर्मूला में डालेंगे। आई होप जो पूछ रहे थे उसको अपना डाउट गलती पता लग गई है। 81 मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2O2। अब 20% एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2O2, इसकी फिर से वर्डिंग आपको परेशान करती है, पर H2O2 के 20 ग्राम, और H2O2 का मोलर मास शायद 34 होता है ना, हाँ 34, और पानी के मोल्स हुए 80/18। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकालो, और फिर मोल फ्रैक्शन की मतलब रेशियो ही निकाल लेना, क्योंकि रेशियो में क्वेश्चन पूछा है, या फिर जो आंसर तुम्हारा आ रहा है आपको चेक करना पड़ेगा किस ऑप्शन में वही रेशियो बन रही है। 7th पेज पे कुछ और डन जी? हाँ जी 87।
87 87 ना बेटा जी शायद आपने पहले से मार्क करके रखा होगा, एक बार देख लो, क्योंकि ये मोलैरिटी और मोलैलिटी की इंटर कन्वर्जन है जो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया, वर्बली फिर भी बता देती हूँ। 0.8 मोलर मींस 0.8 मोल ऑफ सोल्यूट, NB 0.8 इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। NB से WB निकालोगे, टोटल वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, टोटल वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, उस वेट में से WB माइनस करोगे, WA आ जाएगा और फिर मोलैलिटी में पुट कर देना। 7th पेज पे कुछ और। मैम 84 84 82 82 में मोलैलिटी पूछी है, ठीक है, और हाउ यू हैव टू प्रोसीड। देखो उसने कहा है कि ये ना 15% है और टोटल वॉल्यूम 100 ml है, तो डेंसिटी से पहले वेट निकालोगे, फिर वही कहानी वेट में से WB माइनस करके WA निकालोगे, जब ये सारी चीजें आ जाएंगी तो मोलैलिटी में पुट करोगे। और 84 आप कह रहे थे जी, 84 concentration of concentrated HCl is 10 normal, 10 ml of 1 normal can be obtained by diluting, यानी आपको क्या करना है, आपको फाइनली डिल्यूशन फॉर्मूला लगाना है। तो 84 is N1 V1 is equal to N2 V2। तो कितना वॉल्यूम चाहिए ताकि ये फाइनली 1 नॉर्मल हो जाए और 10 ml हो जाए। ये क्या कर रही हूँ मैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ। 100 ml है उधर, ये 100 है बेटा, तो V1 10 ml आ जाएगा। 10 ml लेके डिल्यूट कर दें। 7th पेज पे कुछ और। 8th पेज 106 106 The vapor pressure lowering caused by addition of 100 gram of sucrose to 1000 gram of water, अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ये मेरा सजेशन हमेशा ये होता है कि जब इस तरह के क्वेश्चन करना है जिसमें वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है तो इससे करो, एक तो इससे एग्जैक्ट आ जाता है और एक इससे आप कैलकुलेशन से बच जाते हो। प्योर वाटर का दिया हुआ और आपको पीएस अगर आप निकाल लो, थाउजेंड बाई 18 मतलब मोल फ्रैक्शन में पुट कर रही हूँ पानी की, वो तो सीधे हमें पता ही है ना 55.5 डिवाइडेड बाय 55.5 और मोल्स ऑफ सोल्यूट 100/342 पीएस सॉल्व कर लोगे। एट्थ पेज पे कुछ और। 105 and 112 105 जी, 105 ना बहुत क्यूट है। देखो आपको दिख रहा है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 45 हो गया और प्योर सॉल्वेंट का 50 था, तो आपने एक्स से निकालना है। लेकिन आपको क्वेश्चन में एक्स भी पूछा है, तो पहले एक्स से निकाल के 1 माइनस एक्स से कर दोगे। अच्छा और क्या बोला था 105 के साथ? 112 102 पहले करते हैं बेटा, फिर 110 करेंगे। 102 P नॉट एंड P आर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली, और वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट है, तो ये वही बात P इज इक्वल टू P नॉट इंटू N1, PS इज PA नॉट XA होता है ना, तो XA लगाना है, तो P इज इक्वल टू P नॉट N1। ठीक है, 102 क्वेश्चन हो जाएगा। यस मैम। अब जिसका डाउट 110 है ना, क्वेश्चन को बड़े प्यार से सुनना, एक छोटी सी गलती है वरना ये वर्बली होता है क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन में वो कहता है वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इज डिक्रीज्ड बाय 10 mm of Hg व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन इज 0.2। कहता है जब 0.2 मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट की तो RLVP 10 mm Hg आ रहा है। कहता व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इफ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm Hg। कहता अगर 20 mm Hg है, अब सोचो पहले 10 mm का डिक्रीज आ रहा था तो मोल फ्रैक्शन 0.2 थी, आपने डिक्रीज डबल कर दिया, तो फिर इसका मतलब XB भी डबल करा होगा ना, तो 20 mm के लिए 0.4 सोल्यूट का XB है, सोल्यूट का XB 0.4 है, पर उसने सोल्यूट का नहीं पूछा, उसने सॉल्वेंट का पूछा, तो 1 माइनस 0.4 इज 0.6। ठीक है मैम। 8th पेज पे कुछ और।
8th पेज के बाद 9th पेज 116. यस 116 इज अ क्वेश्चन। मैंने आप लोग को एक आइस वाला क्वेश्चन करा दिया था ना एक तो क्लास में। Yes, ma'am. हाँ जी, ये वैसा दूसरा क्वेश्चन है और अभी बुकलेट में 27 नंबर पे तीसरा पड़ा है। इन क्वेश्चंस में मैंने आपको एक ही बात समझाई कि व्हेन दे आस्क अबाउट आइस क्वेश्चन तो WA क्वेश्चन में आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे आपको WA 200 ग्राम दिख रहा है पर आपने वो WA पुट नहीं करना और खुद से WA सॉल्व करना है। तो C116 क्वेश्चन डेल्टा TF I इंटू KF इंटू WB बाय MB इंटू WA। जब आप 9.3 तक कूल कर जाते हो यानी -0.93 पे जा रहे हो, हम ये चेक करना चाहते हैं यहाँ कितना सॉल्वेंट बचा है, तो यहाँ WA निकाल लोगे। अब WA आप खुद निकालोगे, उन्होंने 200 ग्राम दिया, उनका जो डिफरेंस आ रहा है 200 से कम आएगा ये WA, तो दैट इज द आइस सेपरेटेड। नेक्स्ट बताओ जी। 118. 118 यस। देखो जैसे 118 क्वेश्चन है, आप सोचोगे हम आई फैक्टर देख लेते हैं, जी नहीं, आई सिर्फ आई फैक्टर तब देखना है जब बाकी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सेम हो। लेकिन इसमें तो सिर्फ अगर आप ध्यान से देखो इसमें पता क्या सेम है, इसमें आपको पूरा फॉर्मूला लिख के चेक करना पड़ेगा भी क्या क्या सेम है, सबके लिए कॉमन है। तो आई सबका अलग है, के भी कॉमन है, चलो वो तो होता ही है। सबका डब्ल्यू भी 1 ग्राम है, तो ऑफ कोर्स 1% मतलब 1 ग्राम इन 99 ग्राम, यानी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 1000 कांस्टेंट है, बट एवरी सोल्यूट हैज डिफरेंट एमबी। तो डेल्टा टीबी के लिए आप आई बाय एमबी की रेशियो देखोगे, जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो सिर्फ आई तब देखना है जब वो लिखें कि मोलैरिटी या मोलैलिटी सेम है, अदरवाइज आपको देखना पड़ेगा क्या सेम है क्या डिफरेंट है, उससे नेट रिजल्ट आएगा। 9th पेज पे कुछ और। टेंथ पेज 131. 10th पेज पे मुझे नंबर नहीं मिला। 131. 131 हाँ जी 131 बहुत ही क्यूट क्वेश्चन है। और ना मैं इस क्वेश्चन को 2 फॉर्मूला से आपको सिखाना चाहती हूँ। क्यों सिखाना चाहती हूँ उसका रीजन भी बताऊंगी। एक्चुअली इसकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो ये बनेगी, और क्वेश्चन की डिमांड पता क्या है, आपको क्वेश्चन में बेरियम क्लोराइड की का पाई निकालना है, पर बेरियम क्लोराइड की ना मोलैरिटी नहीं पता, और मोलैरिटी ना देके वो ये बता रहा है कि इसका इतने ml सिल्वर नाइट्रेट का कितना यूज कर रहा है। अगर कोई इक्वेशन इजीली बैलेंस्ड हो रही है ना, तो इसमें इसको करने के मैं 2 तरीके बता रही हूँ। +1 में ना मैंने ये फॉर्मूला लिखा था, हालांकि मैंने इसे कभी भी किसी क्वेश्चंस में यूज नहीं करा। किसी को याद है ये फॉर्मूला? टाइट्रेशन। हाँ टाइट्रेशन वाला फॉर्मूला है, बट हमने हमेशा ग्राम इक्विवेलेंस वाला टाइट्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करा। ये जो फॉर्मूला m1v1/n1 इज इक्वल टू m2v2/n2, ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, पर इसमें n1 n2 ये मोलैरिटी से टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन कर देगा, पर इसमें n1 n2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मोल्स है। मतलब अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है, बहुत इजीली बैलेंस हो रही थी, आपको मोल्स बैलेंस इक्वेशन में पता है, तो आप मोलैरिटी से ही क्वेश्चन कर सकते हो, आपको नॉर्मेलिटी पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती उस क्वेश्चन की, आप नहीं करना चाहते, फिर आप नॉर्मेलिटी से चल पड़ो। मैं दोनों से सिखा रही हूँ बिकॉज नाउ यू आर इन +2 क्लास, तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी यूज करना पड़ सकता है। मान लो ये डाटा बेरियम क्लोराइड का है, मान लो ये डाटा सिल्वर नाइट्रेट का है, इसकी मोलैरिटी हमें निकालनी है, इसका वॉल्यूम है 20, इसके मोल्स हैं 1, इसकी मोलैरिटी 0.4 दी हुई है, इसका वॉल्यूम 10 है, इसके मोल्स हैं 2 एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इससे इसकी मोलैरिटी आ जाएगी कितनी आ गई इसकी मोलैरिटी? 10. 0.1 या 10? 10 में. 0.1 मैंने कोई डेसिमल या तो छोड़ दिया है, हाँ ये वाला डेसिमल लगाया नहीं ना, 0.1 नहीं आई है। एनीवेज ये 0.1 आ गई। अब पाई इज इक्वल टू ICRT, ठीक है। अब बेरियम क्लोराइड का आई कितना लगाना है? 3. 3,
टेम्परेचर पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, आपने सॉल्व कर लिया। ये मैंने सिर्फ इसलिए सिखाया, +1 +2 में इस क्वेश्चन में पक्का सिखाती हूँ कि बच्चे को ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, या फिर जो आपने +1 में प्रैक्टिस करी है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 और एन नॉर्मेलिटी यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट्स बेरियम क्लोराइड की नॉर्मेलिटी को आप लिख लो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, और यहाँ तो नॉर्मेलिटी रहने देना क्योंकि एन फैक्टर 1 है, यहाँ मोलैरिटी आ जाएगी, इसका एन फैक्टर 2 है, एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, इसका वॉल्यूम 20 ml है, इसकी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी एक ही बात है, इसका वॉल्यूम 10 है। तो जहां से मर्जी करोगे क्वेश्चन तो आ जाएगा, बट आई जस्ट थॉट कि ये वाली भी ऑप्शन, ये वाला क्वेश्चन भी सिखा दूं, ये वाला फॉर्मूला भी बता दूं। यहाँ 10th पेज पे कुछ और 141 यस 141 क्वेश्चन में ना एक 0.4% यूरिया सोल्यूशन है यानी 100 ml वॉल्यूम है, दूसरा 3.42% शुगर सोल्यूशन है यानी वॉल्यूम फिर से 100 ml है। जब आप सोल्यूशन मिक्स कर रहे हो, अब पता है ये सिचुएशन कैसी होगी, जैसे डाल्टन्स लॉ की मैं आपको +1 में सिखाती थी कि दो सोल्यूशन है, दोनों का क्या कहते हैं वॉल्यूम अलग अलग है और प्रेशर अलग अलग है, तो बताओ टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा? Isn't it P1V1 plus P2V2 is P3V3। तो मैंने एक का प्रेशर लिया, दिया ही हुआ है, मुझे उस कंसंट्रेशन या कुछ नहीं करना, बस उससे मुझे ये पता चल गया था कि वॉल्यूम इसका 100 ml है, इसका भी 100 ml है, P3 निकाल देंगे, फाइनल वॉल्यूम 200 है। और बताओ जी। $144 144 में अरेंज द फॉलोइंग गैसेस इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है जी, इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है? आप क्या करो, आप एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ना, क्योंकि ग्राफ पे जो एक्सिस चल रहे हैं, इधर प्रेशर चल रहा है और इधर चल रहा है मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या करो, ये है ABCD, आप पर्टिकुलर प्रेशर पे सबके मोल फ्रैक्शन चेक करो। जैसे ये पर्टिकुलर प्रेशर मैंने मान लो ये ले लिया, ओके, प्रेशर एक सेम प्रेशर पे आपको दिख रहा है D की मोल फ्रैक्शन ये है, C की मोल फ्रैक्शन ये है, B की मोल फ्रैक्शन ये है, A की मोल फ्रैक्शन ये है। अब क्लियरली दिख रहा है कौन सा सबसे ज्यादा सॉल्युबल हुआ? ए, क्योंकि ए की मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा आ रही है, फिर ABCD चला, या अगर आपका मैथ्स अच्छा हो गया अब तक तो KH स्लोप होता है, ठीक है जी, और KH A का सबसे कम आएगा, अगर A का KH सबसे कम आएगा मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। इट्स योर व्यू, आप कैसे चेक करते हो? 10th पेज पे कुछ और 11th पेज लास्ट 146 147 146 and 147। 146 क्वेश्चन में 0.028 ग्राम ऑफ N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.028 डिवाइडेड बाय 28 तो 10⁻³ इफ माय कैलकुलेशन पार्ट इज राइट। अच्छा, डिसॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब कि पानी के मोल्स यहां हो गए हैं 55.5, ठीक है जी। x ATM प्रेशर है, तो यहां से पहले आप इसका वही बात है कि मोल फ्रैक्शन N2 की सॉल्व कर लोगे और उसमें फिर से ये करना N2 के मोल्स डिवाइडेड बाय पानी के मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन बहुत कम आने वाली है वो तो दिख ही रहा है, और फिर इस मोल फ्रैक्शन को आप यहां पुट कर दो। दिस वाज 146। अब 147 कैसे है? 900 ml पानी यानी 900 ग्राम पानी, उसमें पानी के मोल्स आ जाएंगे और आपको CO2 का प्रेशर दिया हुआ है, और वही सारी कहानी
कि CO2 के प्रेशर से आप CO2 का KH पता है, CO2 का मोल फ्रैक्शन निकालोगे, फिर मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ CO2 निकाल लोगे और आपको वेट चाहिए तो फाइनली उसको 44 से मल्टीप्लाई कर दिया, 44 ग्राम से। देखो जी, असाइनमेंट आज की डेट में हमने फुल एंड फाइनल खत्म कर दी है, बुकलेट हम कल खत्म कर देंगे, जो कुछ भी बुकलेट में बचा है। प्लीज लेट मी नो अगर असाइनमेंट का कोई भी डाउट अभी रह गया हो आपका फाइनली। मैम जो 157 का assertion एक मिनट, वन बाय वन। हाँ जी, पहले किस बच्चे ने बोला? देवेंश आप बोलो। मैम 158 में 158 क्वेश्चन ही नहीं है मेरे पास तो। क्वेश्चन ही सर अच्छा मेरे पास नहीं है। 164 तक क्या मैम? मेरे पास भी 148 मेरे पास भी नहीं। 140 मैम मेरे पास भी 148 तक है। मेरे पास भी assertion 4 है। ये क्या गड़बड़ हुई? मेरे पास तो 148 तक है आंसर। जो ऑनलाइन भेजी है मैम उसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं मे बी। वो AR है मैम। अच्छा, जो ऑनलाइन भेजी है उसमें ज्यादा, मैं आपकी बात समझ गई, और जो आपको मटेरियल आया उसमें कम है। एनीवेज छोड़ो, चलो अब बताओ। मेरे पास नहीं है, सॉरी बेटा, या तो आप मुझे फोटो खींच के भेज देना ताकि हम भी चेक करें। वैसे अभी तो आप वर्बली बता दो। सही है। +1 का उसमें ही था, आपने करा दिया था पहले। मैम जो 1 मोलर सोल्यूशन होता है और 1 मोलर सोल्यूशन होता है, में कंसंट्रेटेड ज्यादा तो 1 मोलर होगा ना? देखो, अगर जनरली तो आपके पास ठीक है, क्योंकि 1 मोलर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्योंकि 1 मोलर में टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1000 है, जबकि उसमें सिर्फ वेट ही सीधा 1000 है। 1 मोलर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, लेकिन डेंसिटी किसी सोल्यूशन की बहुत ज्यादा ना जाए तो वेरिएशन आ सकती है। अदरवाइज 1 मोलर इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 मोलर, बिकॉज 1 मोलर में टोटल वॉल्यूम 1000 ml है और 1 मोलर में सिर्फ उसका वेट ही 1000 ग्राम है। और बताओ। अच्छा वैसे ना एक बच्चे ये काम करना जिसके पास है, मेरे को ना फोटो जरूर भेज देना, क्योंकि कई बार कोई क्वेश्चन डिस्कस करना होता है तो अपने पास आंसर की और क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, मतलब ये वाले क्वेश्चन होने चाहिए। हमारे पास तो 148 तक ही है बस, और बाई चांस एक और बैच ने भी कुछ नहीं कहा मे भी। चलो खैर, असाइनमेंट में कोई और डाउट है? अच्छा ध्रुव आप कुछ कह रहे थे? क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है जी। अभी कितना टाइम है हमारे पास? आई थिंक 3 से 4 मिनट बचे हुए हैं, 4 मिनट एग्जैक्टली। ऐसा करती हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, क्योंकि बुकलेट खोल लेंगे करेंगे उसने में टाइम खत्म हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, घर से ट्राई करना। मुझे ऐसा था कि शायद वो बुकलेट में है, बट अब मुझे लग रहा है बुकलेट में वो नहीं है, तो मैं खुद से आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, कल वो डिस्कस कर लेंगे। मैम पहली इंटर कन्वर्जन की स्लाइड दिखा दो। हाँ देख लेना बेटा जी, मैं बस क्वेश्चन लिख दूं एक। क्वेश्चन ऐसा भी, हमारे पास ना 2 सोल्यूशन है। ए सोल्यूशन बनाते वक्त हमने 3 मोल ऑफ BaCl2 is added to 1 mole of aluminium sulfate, और एक बी सोल्यूशन बनाया है जिसमें हमने 4 मोल ऑफ NaCl is added to 4 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और हमने ये मान लिया कि दोनों सोल्यूशन में जो फाइनल वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। मतलब आप मोल्स ले रहे हो पर सोल्यूशन का मेकअप इस तरह से कि फाइनली वो 1 लीटर है। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। इज आर, तो ए है, ए ग्रेटर देन बी है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ए ग्रेटर देन बी है विद रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट, ए इक्वल टू बी है विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर,
तो बस मेरे ख्याल से एबीसी में से ही बता देना कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मैम मैंने आपको सेंड कर दिया assertion रीजन और उसके थैंक आंसर। यू। अरे थैंक यू। अच्छा अभी क्या बात चल रही थी, अभी किसी ने क्या बोला था, एक तो चलो ये क्वेश्चन सब नोट कर लो। है तो नहीं ना ये क्वेश्चन बुकलेट में, देखा आपने ऐसा? नहीं कोई बात नहीं, तो आप कर लेना इसको, कल डिस्कस करेंगे। और एक क्या हम कह रहे थे, किसी बच्चे ने कन्वर्जन देखनी थी, पहली कन्वर्जन हमारी पता कौन सी थी, जिसमें हमने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन करा था। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये हो गया सबसे क्वेश्चन नोट? यस मैम। क्योंकि वो कन्वर्जन पड़ी है हमारी थोड़ी दूर। मैम हाँ मैम एक ना वैसे जनरल क्वेश्चन था जनरल क्वेश्चन कि पूछो। अगर हम, हाँ मतलब इसके रिलेटेड नहीं है टॉपिक के, हाय हाय कि अगर हम बोलो। +1 की एनसीईआरटी पढ़ लें, है ना, मतलब उसके क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व कर लें तो हमारी नीट की तैयारी हो जाएगी। मतलब अभी कर लें? नहीं मतलब जैसे +2 चल रही है ऑल्टरनेटिवली, अगर टाइम मिलता है मतलब कैसे भी एडजस्ट करके अगर हम अकेली एनसीईआरटी कर लें केमिस्ट्री की। देखो अच्छी बात है अगर आप ये करो, पर ये ना प्रैक्टिकली होगा नहीं, ये इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ विद माय एक्सपीरियंस। और क्या होगा फिर ना, आप उलझ जाओगे और अपने आप बड़े जोश से, आज आप कितने उससे बोलो कि अगर हम ये कर ले तो पक्का हो जाएगा ना, ठीक है, आप अभी ये सोच रहे हो और फिर बाद में ये होगा नहीं, और फिर आपको खुद से स्ट्रेस हो जाएगा कि मैंने अपने लिए प्लान सोचा था। मैं आपको अल्टरनेटिव बताती हूँ, आप ये तो बिल्कुल मत करो, मेरा जो सजेशन है। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली थोड़ा सा बताते रहे आपको ना, ये चैप्टर कैसा लगा, वैसे पूछती हूँ, जनरली पूछ रही हूँ कि ये चैप्टर कैसा लगा? इजी था। इजी इजी था। एक्चुअली +2 की फिजिकल केमिस्ट्री इजी है, ऊपर से तुम भी थोड़े ग्रोन अप हो गए हो, +1 में इतना कुछ पढ़ लिया, जब तक तो चलती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ चीजें इजी होती है और आप दकड़ 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 चक देते हो, ठीक है, तो आपको लगता है यार हम तो वेले ही हो गए एक तरह से, +2 में समझ भी अच्छा आने लग गया और इजी चीजें चल रही है, पर +2 का सिलेबस बहुत वास्ट है। अच्छा अब जैसे ना अभी अच्छे बच्चे पूछ रहे थे मैडम अगली बार क्या शुरू होना है, यार मैं क्या, मेरे को भी बहुत डाउट है कि अगली बार क्या शुरू होना है। अगर तो अगली बार सॉलिड स्टेट शुरू होना है, फिर तो आपको +1 का कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कुछ नहीं है। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होना है तो उसमें +1 में पूरी रेडॉक्स की जरूरत पड़ेगी, पूरा रेडॉक्स +1 का चाहिए मुझे +2 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराने के लिए। तो जो चैप्टर लिंक्ड है ना वो करो, उनकी चाहे एनसीईआरटी कर लो चाहे जो मर्जी करो, जो लिंक्ड है उसको करो। और अब जैसे ना आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, मान लीजिए आप आज की डेट में आपकी आरपी असाइनमेंट बुकलेट सब डन है, ठीक है, आप इसकी सारी एनसीईआरटी खुद करें, मतलब +2 पे ज्यादा प्रेशर दे, आप समझ रहे हो, उतना टाइम आप +2 पे यस आप कह रहे हो मेरी एनसीईआरटी भी डन होगी मैडम, मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए, सॉल्व एग्जांपल इन टेक्स्ट बैक एक्सरसाइज कर ली, फिर एक और सजेशन देती हूँ, किताब ली है कोई प्रदीप दिनेश मॉडर्न एबीसी कुछ नो भी? मैम, नो लो, मैम। बहुत जरूरी है, ले लो, ठीक है, चाहे किसी की 1-10 साल पुरानी है तो भी चलेगी, ज्यादा पुरानी मत लेना। उसका एडवांटेज क्या, उसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि आईआईटी में क्या पूछा गया, जेई मेंस में क्या पूछा गया, एडवांस में क्या पूछा गया, ऑल इंडिया में क्या पूछा गया, कॉम्प्रिहेंशन कौन से है, सर्जनिज्म कौन से है, सारे क्वेश्चन कर डालो। उस चैप्टर की इतनी एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कर लो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से पक्का हो जाए। +2 में +2 को ही पक्का करो, और जो चीजें +1 के साथ में यूज होते हैं, ठीक है, जैसे फिजिकल खत्म होगी ऑर्गेनिक में 90% +1 की ऑर्गेनिक यूज होगी। रोज मैं कह दूंगी आज बेटा ये पढ़ना है, आज हम ये रिवाइज कर रहे हैं, आज हम ये रिवाइज करें। +2 में ना तसल्ली से +2 को फोकस करो। नवंबर में हम आपके +2 खत्म कर देंगे, बिल्कुल टाइमली शुरू करिए इस बार, तो फिर आपको +1 ही कराएंगे, जो हमारा सिस्टम है उसके साथ चलो। मैम ये तो है। एबीसी की चलेगी? क्या कह रहे हैं? मॉडर्न एबी में समझ नहीं पाई आपकी बात। मैम मॉडर्न पूछ रहा था वो। मॉडर्न की बुक चले? मॉडर्न एबीसी, दिनेश की कंपेनियन आती है, प्रदीप्स आती है, ये सारी बहुत अच्छी बुक्स हैं। सबका एक्चुअली बुक्स का क्या है, हमने पढ़ाई तो अपनी कॉपी में करनी है, बुक्स से हमें सिर्फ पास्ट ईयर क्वेश्चंस चाहिए। कई बच्चे ना कोशिश करते हैं ऑल इंडिया पीएमटी की 25 साल वाली किताब भी ले ले, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती। तुम सिर्फ ऑल इंडिया पीएमटी, तुम वो मतलब उसके डड्डू क्यों बनते हो, खुद है डड्डू जिन्हों कहते हैं। बड़े क्वेश्चन ट्राई करो ना, आईआईटी की भी ट्राई करो ना, वो एनसीईआरटी होता है। और अगर डबल कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे मैं कहती हूँ, तो +1 कर ली ना तुमने, तो अब डबल कॉन्सेप्ट अब नहीं करोगे तो कब करोगे? करो, डू ऑल क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन एनी एग्जाम, वो फायदा उन बुक्स का। चलिए जी, आई थिंक इनफ, तो मैं अभी बंद करती हूँ। ये देख ली थी बेटा जी, आप कह रहे थे ये इंटर कन्वर्जन की स्लाइड देखनी थी? यस मैम, थैंक यू। ओके जी, चलो जी, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। कल आप अपने बाकी भी सारे डाउट्स ले आना, ठीक है, और हम अपनी बुकलेट डिस्कशन कर लेंगे। एंड थैंक यू सो मच।
and bye for now. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बच्चे, अपनी आरपीएस निकाल लो। आरपीएस शुरू करने से पहले कल वाला लेक्चर एक बार रिपीट कर रही हूँ, सारे जने ध्यान से सुनना। एम्ब्रियो का बनना, एंडोस्पर्म का बनना और फिर सीड और फ्रूट का बनना, ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। पहले एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीड और फ्रूट फिर बनेंगे।
ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, इसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। जाइगोट और पेक इकट्ठे बने थे पर उनकी डेवलपमेंट इकट्ठे नहीं होगी, उनकी डेवलपमेंट में हल्का सा फर्क रहेगा और एंडोस्पर्म प्रीसीड करेगा, हल्का सा पहले बनेगा ताकि फर्स्ट डिवीजन से खाना दे सके। सो आई रिपीट, जाइगोट और पेक इकट्ठे बनेंगे पर इनकी डेवलपमेंट इकट्ठे नहीं होगी, एंडोस्पर्म थोड़ा सा पहले बनना शुरू होगा, प्रीसीड करेगा, फूड पहले बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये तो अपनी फर्स्ट डिवीजन से ही खाना मांगेगा। सो उसके बाद फिर सीड बनेगा, फ्रूट बनेगा, एंड ऑल दीज इवेंट्स आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंडोस्पर्म पेक बनाता है, उसके न्यूक्लियस को पेन कहते हैं। सो इट्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, न्यूक्लियस इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। आपको पता है इनकी प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होएगी और इस सेल की ड्यूटी लगती है एंडोस्पर्म को बनाने के लिए। एक तरीका ऐसा कि इसका न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स करेगा और हजारों के करीब सेल न्यूक्लियाई बनाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाएगा। There would be free nuclear division and lots of nuclei will be produced और ये पेरिफेरी पे पुश कर दिए जाएंगे due to vacuole। फिर धीरे धीरे वैक्यूल क्रश हो जाती है, हर जगह ये फ्री न्यूक्लियाई भर जाएंगे। हम इसको कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 60% एनजीओ की फैमिली में आपको ये देखने को मिलेगा पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फिक्स्ड नहीं होता, वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। आगे चल के ये सेल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियाई है और इसने वॉल बना ली, यानी ये सेल में कन्वर्ट हो सकता है, पर सारे सेल बना पाएंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी बाहर वाले सेल बना पाते हैं, सेंटर वाले नहीं, कभी कभी ऊपर वाले बना पाते हैं, नीचे वाले नहीं। सो इसको सेलुलर नहीं बोल सकते, न्यूक्लियर ही बोलेंगे। शेपर्ड पर्स में, कॉटन में, मेज में, इन जगह पे ये देखने को मिलेगा। ये बच्चे दूसरी टाइप है, इसमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सेल बनता है, न्यूक्लियाई नहीं बनते, सेल बनता है प्रॉपर। ऊपर न्यूक्लियाई ये देखो डिवाइड हो गए, साथ में सेल भी डिवाइड होएगा, तो 2 सेल बनेंगे, फिर 4 सेल बनेंगे, फिर 8 सेल बनेंगे। सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यहाँ पे सेल बनते हैं, समझ गए हो। सो एट द एंड वी हैव अ मास ऑफ सेल, हम इसको सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं और ये दतूरा, पटूनिया और बालसम में देखने को मिलता है। और एक ऐसा जिसमें शुरू में सेल बनते हैं, ठीक है, हमें लगता है इसके जैसा है, बड़ा सेल, छोटा सेल, लेकिन बाद में न्यूक्लियाई बनने लग जाते हैं इसके जैसे। तो शुरू में बिहेवियर इसके जैसा, बाद में बिहेवियर इसके जैसा। ये होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, जो कि ऑर्डर हेलोबियल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मोनोकॉट का ऑर्डर होता है और उसमें देखने को मिलता है, एंड दिस इज द एग्जांपल। सो मैं सम अप कर रही हूँ स्लाइड को, अब आपने स्लाइड नहीं देखनी। जो पेक है ये 3 तरीके का एंडोस्पर्म डेवलप करेगा। पहले केस में बहुत सारे